नमस्कार दोस्तों, मैं नालंदा एकेडमी से महेंद्र शुक्ला और आज फिर से लेके आए हम इतिहास विषय, उसमें प्राचीन भारत। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक आज का थोड़ा सा बड़ा है, मन न लगने वाला है, मन लगाना है अपन लोगों को। तो आ जाएं, जुड़ जाएं नालंदा एकेडमी से, शुक्ला सर से, इतिहास से, प्राचीन भारत से और प्राचीन भारत में इतिहास जानने के स्रोतों से, और इतिहास जानने के स्रोतों में आपका साहित्यिक स्रोतों से, और साहित्यिक स्रोतों में दोस्तों जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य से। चलिए दोस्तों, तो आ जाए पर लोग। और ये हमने कुछ वक्त पहले ही करके रखा है ताकि क्या ना हो, अपना कम टाइम में अधिक डिस्कस हो जाए, क्योंकि जब तक इनमें डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों ये किताबें याद नहीं होंगी। मेन है इनके लेखक, इसलिए हमने किताबें पहले से क्या है आपका ये सिस्टम जमा के रखा है। और इनके पहली शर्त ये है कि इनके लेखक अपन को याद करना है। और स्वाभाविक है दोस्तों, आप लोग तैयारी करते हैं, इसमें अधिकांश किताबों के लेखक आपको मालूम होंगे, लेकिन चलें आज अपन नए तरीके से इसको क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जो धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य दोस्तों, ये आपका 5वीं सदी बीसी से 12वीं सदी ईस्वी तक का है। 5वीं सदी बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट से 12वीं सदी ईस्वी तक का है। और इसमें स्वाभाविक है ये प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत में अपन पढ़ रहे हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य दोस्तों कहलाता है ऐसा साहित्य जो धर्म को बेस बनाकर ना लिखा गया हो, उसे लौकिक साहित्य कहते हैं। इसलिए धर्म को बेस बनाकर नहीं लिखा गया, इसलिए इसे क्या है धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं। धर्मेतर का मतलब धर्म के उत्तर, धर्म से थोड़ा सा अलग। तो चलें दोस्तों स्टार्ट करें। सबसे पहले इनके लेखक देखेंगे पर लोग, उसके बाद फिर इनके अंदर की विषय वस्तु देखेंगे। और विषय वस्तु थोड़ा सा अच्छे से जुड़ जाइए विषय वस्तु में हमसे, ताकि अगर विषय वस्तु इनकी देखी है, किसकी है, कहाँ की है, क्या है इसमें, तो फिर आपको ये किताब याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आ जाएँ, टाइम वेस्ट न करें और सबसे पहले आ जाएँ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दोस्तों आपको मालूम है ये कौटिल्य की है। किसकी दोस्तों? ये कौटिल्य की क्या है, कई ये अर्थशास्त्र है। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, इनका नाम चाणक्य भी जानते हो आप लोग, विष्णुगुप्त भी है। ये जो नीतिसार है ये कामंदक की है। किसकी दोस्तों? कामंदक। थोड़ा सा आपको बता दें, हमने ये इसका विभाजन किया है लौकिक साहित्य में कुछ ऐतिहासिक रचनाएँ, अर्ध ऐतिहासिक रचनाएँ और प्रशस्ति यानी कि जीवन परक आपकी क्या है ऐतिहासिक रचनाएँ। सीधे सीधे ये है, इन रचनाओं से प्योर इतिहास लेखन की झलक मिलती है। ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा आपका और भी विषय है, इसलिए इनको अर्ध इतिहास मतलब पूरी तरह से ऐतिहासिक रचनाएं नहीं कहते हैं। ये प्रशस्ति हैं। प्रशस्ति मतलब कुछ राजाओं के, शासकों के जो आपके दरबार में उनके जो प्रशस्तिकार, उनका जीवन चरित्र लिखने वाले हैं, उनकी क्या है ये रचनाएँ हैं, इसलिए इन्हें जीवन परक या प्रशस्ति ऐतिहासिक रचनाएं दोस्तों कहते हैं। यहाँ ये नीतिसार है कामंदक की। ये दोस्तों अर्थशास्त्र भी एक किताब है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। ये है बृहस्पति की है, बृहस्पति की है। यहाँ राजतरंगिणी दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, राजतरंगिणी आप किसकी है, ये कल्हड़ की है। चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से इसके ऊपर। यहाँ ये जो आपको अष्टाध्यायी है दोस्तों, ये पढ़ने की है, बताने की जरूरत नहीं है, पिछली कक्षाओं में चूँकि चर्चा हो चुकी है इसका से क्या है। और पिछले उसमें आप लोगों ने ये किताबें देखी थी और उनके लेखक वगैरह लिखे थे। चलिए, जो महाभाष्य है ये आपका दोस्तों पतंजलि का है। चलिए जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। निरुक्त दोस्तों यास की है, यास के। गार्गी संहिता आपकी कात्यायन की है। स्वप्नवासव दत्ता ये भास की है। मृच्छकटिकम दोस्तों शूद्रक की पुस्तक है, शूद्रक की है। आपकी जो मुद्रा राक्षस है ये आपकी विशाख दत्त की है। ये आपकी जो कामसूत्र है ये वात्सायन की है, वात्सायन। जो मालविका निमित्त है ये महाकवि कालिदास की है। ये जो मत्त विलास फैशन है ये आपकी ये
महेंद्र वर्मन प्रथम की है, महेंद्र वर्मन। वृत्त कथा दोस्तों गुणाढ़ की है, चर्चा करते हैं इनके बारे में थोड़ी देर से। कुणाल तिरुवल्लुवर की है, तिरुवल्लुवर की है दोस्तों। और ये योग सूत्र आपको बता दें, ये भी किसकी है, पतंजलि की है। ये दोस्तों बुद्धचरित जो आपको दिख रहा है, ये आपको बता दें, यहाँ से आ जाइए, बुद्धचरित आपकी ये अश्वघोष की है। ये आपका हर्षचरित दोस्तों बाणभट्ट की है। नव सहस्रांक चरित आपकी पद्मगुप्त की है। विक्रमांक देव चरित बिल्हड़ की है। आज मन नहीं लगेगा, मन लगाना है और मन लगाए रहिए, बाद में बड़ा मजा आएगा आपको। रामचरित आपकी संध्या का नंदी की है। इतिहास कला के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें, ये जितना पढ़ोगे प्रैक्टिस से भी आता है। पृथ्वीराज जो आपकी विजय है, ये जगनिक की है। और दोस्तों पिछली बार अपनी चर्चा हुई थी, ये पृथ्वीराज राजों में चर्चा हुई थी, ये दोस्तों चंद्रबदाई की है। फिर आलाखंड भी दोस्तों जगनिक का है। कुमारपाल चरित आपकी ये हेमचंद की है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गए आपके लेखक। अब इसमें हर पुस्तक के बाद में थोड़ा थोड़ा अपन को क्या करना है, हल्का सा डिस्कस करना है। पहली शर्त, ये लेखक, पुस्तकें और उनके लेखक। दूसरी शर्त, इनके बारे में कुछ विशेष चीज़ें आपकी परीक्षा में आती दोस्तों, वो अपन को करना है। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, कोई ऐसी पुस्तक नहीं है, आप तो पेपर उठा के देख लें जो आपकी क्या है परीक्षाओं में ना आती हो। इसलिए शर्त ये है कि ये करना ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर कुछ आप छूट चाहते हैं, कुछ आप छूट चाहते हैं कि चलो सबसे पहले किन किन पुस्तकों को क्या करें, याद करें, तो स्वाभाविक दोस्तों ये जो स्टार लगे हैं ये आपको करनी पड़ेगी। ये जिन जिन में हमने क्या किया है, ये स्टार लगाया है जिन जिन पुस्तकों में, ये आपको करनी पड़ेंगे। ये मुद्दा राक्षस भी, ये भी खूब आती है, ये भी है। अब क्या करें, आप तो कहोगे सब में स्टार लग रहा है, किसको छोड़ें। फिर भी ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, सब में कर लीजिए। दो चार ही किताब बताएंगी जिनमें स्टार नहीं लगा है आपका, लेकिन फिलहाल सब करना पड़ेगा आपको। चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए अपन लोग आगे बढ़ें। ये जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, अर्थशास्त्र में आपको बता दें, इनका आपका श्लोक भी आता है, तो आपको बता दें इसमें 6000 दोस्तों क्या है श्लोक हैं। कितने हैं? 6000 श्लोक हैं। और 15 दोस्तों इसमें क्या है, ये अधिकरण है। अधिकरण थोड़ा आपको बता दें, ये अधिकरण का मतलब कर सकते हैं कि इसके पाठ हैं। और श्लोक कितने हैं? 6000 आपको क्या है इसमें श्लोक है। ये अर्थशास्त्र जो आपको बता दें, ये जो पुस्तक है, इसको अपने यहाँ गौरव प्राप्त है। पहली है ऐतिहासिक पुस्तक। कैसे दोस्तों? पहली ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में, ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में। अब आप कहोगे कल्हड़ क्या है, तो ये पहले इतिहासकार के रूप में फेमस है। यहाँ दोस्तों बता दें, ये जो कौटिल्य का या चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। ध्यान रहे, ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, ये अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में आपको ध्यान करना है। जो कन्फ्यूजन हो पहले बता दें आपको। अष्टाध्यायी में दोस्तों याद करना है कि वेदोत्तर शब्दावली पर ध्यान देना दोस्तों। वेदोत्तर जो संस्कृत साहित्य है, वेदोत्तर जो दोस्तों संस्कृत साहित्य है, इस वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की ये पहली पुस्तक मानी जाती है। पहली कृति आपको क्या है, ये मानी जाती है। तो ध्यान रहे, पहली ऐतिहासिक पुस्तक ये पहले लिखेगी बाद में, लेकिन इस शब्दावली को ध्यान करके आपको क्या है कुछ सही करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ जो कल्हड़ है, राष्ट्ररंगिणी कल्हड़ को दोस्तों पहला
इतिहासकार माना गया है। पहला क्या है दोस्तों, ये इतिहासकार क्या है आपका ये माना गया है। और आपको सबको मालूम है इतिहासकार कैसा होना चाहिए। ये कल्हड़ ने स्वयं कहा है कि वही कवि प्रशंसा का पात्र है जो राग द्वेष से ऊपर उठ करके एकमात्र सत्य के निरूपण में ही अपनी भाषा और लेखनी का उपयोग करता है। ये कल्हड़ ने कहा है। ये कल्हड़ पहले इतिहासकार के रूप में मान्य है। ये अर्थशास्त्र पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। लेकिन ध्यान रहे कौटिल्य पहले राजनीतिक विचारक माने जाते हैं भारत के। भारत की पहली राजनीति की पुस्तक भी आप यह है, ये अर्थशास्त्र है। नाम के दोस्तों विपरीत है। ये मौर्य काल की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का क्या है दोस्तों, इसमें इस अर्थशास्त्र में क्या है आपका ये उल्लेख है। और आपको थोड़ा सा बताना, इसी अर्थशास्त्र के ऊपर इसी अर्थशास्त्र ये लगभग आपकी 4वीं सदी बीसी की है। ये कब की है? ये 4वीं सदी बीसी की है। आपको सबको मालूम है चाणक्य आपके चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे दोस्तों, प्रधानमंत्री भी थे। और इन्हीं ने आपका नंद वंश का क्या है अंत करवाया था, मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी। संस्थापक मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं, आप अच्छे से जानते हो। इसी अर्थशास्त्र के ऊपर बाद में आपको दोस्तों बता दें, ये जो कामंदक हैं इन्होंने क्या किया, ये नीतिशास्त्र पुस्तक लिखी। और इसी को बेस मानते हुए बाद में क्या है आपके ये अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई। दूसरी अर्थशास्त्र ये दोस्तों 10वीं सदी की है और ये 7वीं सदी की है। ध्यान करें, ये कामंदक की 7वीं सदी की है, ये 10वीं सदी की है। और ये 4वीं सदी क्या है दोस्तों, ये बीसी की है, 4th सदी। ये आपकी बीसी की कौन अर्थशास्त्र। यहाँ दोस्तों कल्हड़ की राजतरंगिणी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन आते हैं जल्दी से क्या करें, इनके ऊपर अपन चर्चा करें। भारत की सबसे अच्छी, प्राचीन भारत की सबसे अच्छी ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है आपकी राजतरंगिणी दोस्तों। और राजतरंगिणी का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों राजाओं की धारा। राजाओं की धारा। ये कल्हड़ हैं, आपके कश्मीरी कवि हैं। इनके पिता कश्मीर के चंपक कुल के क्या थे, आपके ब्राह्मण थे। और आपको ये बता दें, ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये 12वीं सदी में लिखी गई थी। कब लिखी गई दोस्तों, ये 12वीं सदी में क्या है ये लिखी गई थी। और ये राजा जयसिंह थे। और जयसिंह आपको बता दें दोस्तों, ये लोहार वंश के थे। ये लोहार वंश के राजा जयसिंह के समय दोस्तों ये किताब लिखी गई थी। और ये 1250 में ये किताब लिया है, लगभग क्या हो गई, 1150 में ये किताब क्या हो गई दोस्तों, ये पूरी हो गई थी। यहाँ क्वेश्चन आता है, कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी, लेकिन ये आता है कि इनके बाद द्वितीय राजतरंगिणी, तृतीय राजतरंगिणी की रचना किसने की थी। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, ये जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है, इसी के आगे कश्मीर को बेस बनाते हुए एक जो द्वितीय राजतरंगिणी की जो लेखक माने जाते हैं वो हैं दोस्तों जोना राय। कौन है? जोना राय। ये कहीं कहीं राज मिलता है, टेंशन लेना है। फिर ये तृतीय राजतरंगिणी की जो लेखक माने जाते हैं, ये माने जाते हैं श्रीवर। कौन माने जाते हैं? श्रीवर। तो दोस्तों ये किताबों में आपका है, आ भी चुका है सिविल की परीक्षाओं में, कि ये चतुर्थ राजतरंगिणी के लेखक कौन है, ये हैं आपके प्रज्ञान भट्ट। प्रज्ञान भट्ट। यहाँ आपको सबको मालूम है दोस्तों कि कश्मीर के अकबर हुए हैं। कश्मीर के जो अकबर हुए हैं, जो मध्यकाल में हैं, जैनुल आबदीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैनुल आबदीन या जैनुल आबादीन उनको कहते हैं। वो कश्मीर के अकबर के समय ये दोनों लोगों ने लिखी थी। जैनुल आबादीन के समय लिखी थी, जो नारायण श्रीवर ने इसके आगे का इतिहास लिखा था। ये जो राजतरंगिणी दोस्तों, इसमें आपको बता दें, इनकी राजतरंगिणी में जो इतिहास है ये आदिकाल से, कब से दोस्तों? आदिकाल से 12वीं सदी तक का क्या है दोस्तों इसमें इतिहास है। लेकिन जहाँ ये राजतरंगिणी समाप्त होती है, इसकी रचना समाप्त होती है, उसी के आगे ही जोना राय ने, फिर श्रीवर ने, उसके बाद प्रज्ञान भट्ट ने आपको बता दें दोस्तों मध्यकाल में अकबर के समय इसमें और जोड़े थे वो लिखी थी। और आप इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन आ जाए कि राजतरंगिणी लेखक तो कल्हड़ है, द्वितीय राजतरंगिणी लेखक कौन है? जोना राय। तृतीय के कौन है? श्रीवर। चतुर्थ के कौन है? प्रज्ञान भट्ट है। ये आपको दोस्तों क्या है देखना पड़ेगा। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो कल्हड़ राजतरंगिणी में आपका जो
कश्मीर का जो राजा है, हालांकि कश्मीर का इतिहास ही इसमें लिखा गया है मुख्य रूप से, लेकिन कश्मीर के इतिहास के चक्कर में आपको बता दूं दोस्तों, ये भारत का इतिहास भी कहीं ना कहीं कनेक्शन उन्होंने मिला के क्या है लिखा है। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, इन्होंने अशोक के बारे में लिखा है। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है। श्रीनगर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? अशोक माने जाते हैं। यही बताते हैं, कौन बताते हैं? कल्हड़ी बताते हैं कि श्रीनगर के संस्थापक कौन थे? अशोक थे, ठीक है ना। कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर की स्थापना कश्मीर में की थी, श्रीनगर के आगे, ठीक है ना। तो वो बताते हैं। यहाँ कश्मीर की शासिका है रानी दिद्दा, उसके बारे में ये दोस्तों बताते हैं। और आपको थोड़ा सा बता दें, वहाँ कश्मीर के लोहार वंश, उत्पल वंश, कालकोट वंश, इस वंशों की जानकारी और भी प्राचीन समय में उनकी जानकारी मिलती है। हूण आक्रमण के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब आपको क्या बता दें, इतिहास की बहुत सारी जानकारी दोस्तों इस किताब में क्या है मिलती है। इसलिए आपको बता दें, इसे आपको क्या है प्राचीन भारत की इतिहास की सबसे अच्छी पुस्तक क्या है कि ये मानी जाती है। इसे राजतरणी को आपको बता दें, इतिहास का राजमणि भी कहा गया है। राज मुकुट, राज मुकुट, मुकुट का मणि भी एक जगह मिलता है आपका क्या है, इसको मिलता है किसको? राजतरणी को। यहाँ राजतरणी में थोड़ा सा एक चीज़ बता दें, इसमें 8000 श्लोक हैं। कितने दोस्तों? ये परीक्षा में चूंकि आता है, श्लोक कितने हैं? 8000 के हैं इसमें श्लोक हैं, और 8 तरंग है। तरंग का मतलब क्या कर सकते हैं? अध्याय अपन क्या है दोस्तों कर सकते हैं। तो ये राजतरंग के बारे में इतना करना है। राजाओं की धारा है, लेखक कल्लण है, कश्मीरी कवि हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें अपन जान चुके हैं। तो स्वाभाविक है, ये तो नॉर्मली बात हो गई कि अब राजतरंगी के लेखक कौन है? कल्लड़ी है। आ जाए दोस्तों आगे आ जाए। इसके ये तो आपके ऐतिहासिक रचनाएं होंगे, कुछ और ध्यान आएगा तो हम बता देंगे आपको, लेकिन बहुत सारा है आपका। बाद में जब इतिहास आगे पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, इनके बारे में और आपकी क्या है जानकारी मिलती रहेंगी। अर्ध ऐतिहासिक रचना है, ये अष्टाध्यायी आपकी पाणिनि की है। और आपको सबको बता दें दोस्तों, ये व्याकरण की पुस्तक है, बताने की जरूरत नहीं है किसकी है ये व्याकरण की पुस्तक है। वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है, व्याकरण की पुस्तक है। ये ऐतिहासिक पहली पुस्तक अर्थशास्त्र है। और यहाँ आपको बता दें कि 9 शासनांक चरित्र मिलेगा, और 9 शासनांक चरित्र में लिखा गया है, कहा गया है कि ये पहला ऐतिहासिक काव्य है। ऐतिहासिक क्या है? ये चरित्र काव्य है, संस्कृत का पहला माना जाता है। ये जो हर्षचरित है, आपको बता दें, ये गद्य साहित्य का, प्राचीन भारत का ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ही माना जाता है। आपका ये गद्य साहित्य का सबसे उदाहरण ही माना जाता है। अपन आगे जोड़ते चलेंगे। आ जाइए, वापस आ जाइए। ये पतंजलि की जो आपका महाभाष्य है, ये अष्टाध्यायी के ऊपर क्या है दोस्तों, ये टीका टिप्पणी है। यहाँ एक सूत्र किताब है, ये भी क्या है दोस्तों पतंजलि की है। पतंजलि आपको बता दें, इसमें दूसरी सदी बीसी, दूसरी क्या है, सेकंड सदी दोस्तों बीसी का क्या है इसमें इतिहास है। और आपको मालूम है ये पुष्यमित्र शुंग के सेकंड सदी बीसी में हुए पुष्यमित्र शुंग क्या थे दोस्तों, ये पुरोहित भी थे। पुष्यमित्र शुंग ने आपका ये अश्वमेध यज्ञ किया था। उस अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित कौन थे? पतंजलि भी थे। इनकी किताब कौन है दोस्तों? महाभाष्य है। चलिए, निरुक्त यास्क, ये भी दोस्तों क्या है आपका, ये व्याकरण की पुस्तक है, और आपका ये 4वीं सदी बीसी के आसपास मिलेगी। गार्गी संहिता, ये दोस्तों आपको बता दें, ये पहली सदी बीसी की क्या है आपका किताब है, शुंगकालीन किताब है। यहाँ आपको बता दें, ये इसमें यवन आक्रमण का क्या है दोस्तों वर्णन मिलता है। किसमें? यवन आक्रमण का क्या है वर्णन मिलता है। यवन आक्रमण का मतलब जो दोस्तों दूसरे यवन आक्रमण हुआ था, डेमेट्रियस और मिनांडर के रूप में जो आक्रमण हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था, उस आक्रमण का गार्गी संहिता में क्या है वर्णन मिलता है। कि कुसुमध्वज यानी कि पाटलिपुत्र तक यवन आक्रमण हुआ था, इस किताब में आपका उल्लेख है। तो ये है दोस्तों गार्गी संहिता। ये जो विषय वस्तु है दोस्तों, ये ज्योतिष है, ज्योतिष किताब है। ध्यान रहे, ज्योतिष किताब है। ये वही किताब है जिस पुस्तक में दोस्तों सबसे पहले सप्ताह के 7 दिनों का वर्णन मिलता है। ध्यान रहे, सप्ताह के दिनों का वर्णन मिलता है किसमें? गार्गी संहिता में। लेखक कौन है दोस्तों? कात्यायन। ये स्वप्न वासवदत्ता, यहाँ वासवदत्ता अपन क्या करेंगे दोस्तों, अलग करेंगे, और स्वप्न, ये
भाषादत्ता आपको थोड़ा बता दें, अपने यहाँ जो अवंती का राजा था चंद्रप्रदोत, बिंबिसार का समकालीन था और गौतम बुद्ध के भी क्या थे, समकालीन थे। अच्छा, एक शक्तिशाली शासक हुआ चंद्रप्रदोत, उसकी पुत्री थी भाषादत्ता। तो अपने अवंती के उज्जैनी के राजा चंद्रप्रदोत और वत्स कौशाम्बी की राजधानी, वत्स महाजन की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स के राजा उदयन, ध्यान करना उदयन, उदयन नहीं, उदयन तो बाद में मिलेंगे आपको, उदयन, ठीक है ना। उदयन 5वीं सदी जो बीसी में थे, तो वत्सराज उदयन और चंद्रप्रदोत की पुत्री भाषादत्ता की प्रेम कहानी है, प्रणय कहानी है, किस में लिखी गई है, स्वप्न भाषादत्ता में लिखी गई है। ये लेखक भास है। और आपको दोस्तों बता दें, ये जो पुस्तक है गुप्तकालीन पुस्तक है। फिर इसके बाद आ जाए मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम दोस्तों शूद्र की है और आपको थोड़ा सा बता दें, ये पहली किताब है, ध्यान रहे, ये प्राचीन भारत की पहली किताब है जिसमें विषय वस्तु को राजवंश ना बना करके, शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा, विषय वस्तु को राजवंश का विषय न बना करके, बड़े तबके का, ऊंचे जो समाज के लोग थे उनका विषय वस्तु न लेकर के एक मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के ऊपर किताब लिखी गई थी। मृच्छकटिकम, माटी की गुड़िया, माटी की गाड़ी इसका अर्थ होता है। और शूद्रक दोस्तों क्या है, लेखक हैं, गुप्तकालीन किताब है। और ये उज्जैनी और आपकी क्या है, जो विदिशा है आपका उस समय की, उसका क्या है इसमें वर्णन है। उज्जैनी के चारों किताब ये घूमती है। और दोस्तों उज्जैनी को इस किताब में इस समय पाटलिपुत्र से भी बड़ा नगर क्या है आपका, ये बताया गया है। और इसमें आपका एक ब्राह्मण था, साथवार था, जो कारवां का नेता होता है, व्यापारिक कारवां का नेता है, उसका नाम था चारुदत्त। और उसकी वो थी आपकी प्रेमिका थी बसंत सेना। तो चारुदत्त, ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका बसंत सेना की प्रेम कहानी है दोस्तों, किसमें, मृच्छकटिकम में है। MP संबंधित है, आपकी किताब परीक्षा में आई हुई है। अब आ जाओ दोस्तों मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस गुप्तकालीन किताब है, विशाख दत्त की लिखी हुई है। और इसमें बता दें आपको नंद वंश का पतन और मौर्य वंश की स्थापना के बारे में क्या मिलती है दोस्तों, जानकारी मिलती है। बादशायन, ये भी गुप्तकालीन पुस्तक है। इसमें दोस्तों काम शास्त्र के ऊपर है, लेकिन आपको बता दें उस समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का भी गुप्तकालीन क्या है वर्णन मिलता है। इसलिए आपको दोस्तों ये किताब भी करना है, कौन सी, काम, बादशायन की कामसूत्र। मालविकाग्निमित्रम, कालिदास। दोस्तों कालिदास 4वीं सदी ईस्वी के थे, गुप्तकाल में थे, आपको सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। मालविका और अग्निमित्र, अग्निमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। तो अग्निमित्र और उनकी जो नायिका थी, प्रेमिका थी मालविका, दोनों की प्रणय कहानी है किसमें, कालिदास की इस पुस्तक में है। इसमें दोस्तों शुंग काल का इतिहास क्या है मिलता है। यहाँ आपको बता दें, हमने आपको अभिज्ञान शाकुंतलम जो विश्व का संस्कृत साहित्य का कालिदास का सबसे अच्छा नाटक माना जाता है, वो अर्ध ऐतिहासिक रचना में थोड़ा सा नहीं आता है। उसमें कुछ किस्से कहानी कुछ ऐसे हैं, इस कारण से इसकी श्रेणी में नहीं रखा गया है। कालिदास का इस श्रेणी में सबसे अच्छा ग्रंथ माना गया है मालविकाग्निमित्रम। हालांकि अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत नाटकों में सबसे ऊपर है। कालिदास की प्रसिद्धि का श्रेय भी अभिज्ञान शाकुंतलम को है, वो अलग चीज़ है, यहाँ अलग बात है। मत विलास प्रहसन, ये पल्लव वंश के शासक थे महेंद्र वर्मन, बहुत अच्छे शासक थे। आपको बता दें इसी समय लगभग द्रविड़ वास्तुकला की नींव पड़ रही थी दक्षिण भारत की, आपकी ये मंदिर निर्माण कला कहलाती है, बाद में चर्चा करेंगे। तो ये कि प्रहसन वाला वो है आपका, हंसी मजाक वाला क्या है ग्रंथ है। और उस समय की सामाजिक स्थिति का, कल्चर का जानकारी मिलती है किसमें, मत विलास प्रहसन में। पल्लव वंश के समय आपकी 6वीं सदी की है। बृहद कथा गुणाढ़, दोस्तों इसे आंध्र का महाभारत भी कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, आंध्र का महाभारत भी कहते हैं। किसको, बृहद कथा को। बृहद कथा का मतलब बहुत बड़ी कथा आपका। इसमें आपको बता दें 1 लाख श्लोक है, महाभारत की जैसे क्या है 1 लाख श्लोक है। ये पैशाची भाषा कहलाती है आपकी साउथ में, ये एक प्राकृत भाषा है, चलती है और पैशाची भाषा है। वहाँ आपको बता दें ये सातवाहन वंश के समय की क्या है आपका ये किताब है। और सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत भाषा थी, लेकिन ये एक स्थानीय भाषा पैशाची भाषा में क्या है दोस्तों ये लिखी गई थी। बाद में इसी किताब के ऊपर संस्कृत भाषा में एक किताब है बृहद कथा मंजरी, बाद में गुप्त काल में आई, 6 बिंद की हो, लेकिन यहाँ दोस्तों बृहद कथा गुणाढ़ आए हुए हैं। थोड़ा सा स्पेशली परीक्षा में आते हैं SSC सिविल वगैरह में। ये आंध्र महाभारत भी कहते हैं किसको, बृहद कथा को। अब आए दोस्तों कुराल। कुराल जो है
इसके लेखक है तिरुवल्लुवर। ये तमिल की आपको बता दें, ये व्याकरण की अच्छी पुस्तक है आपकी कुदाल की। ये संगम काल की पुस्तक है। संगम काल जानते हो आप लोग, ये 30 सदी ईस्वी तक चलता है। उस साउथ का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा। तो कुदाल आपकी क्या है, ये एक व्याकरण की पुस्तक है तमिल की। तिरुवल्लुवर की क्या है आपकी ये लेखक है इसके। अब आ जाए दोस्तों यहाँ प्रशस्ति साहित्य ऐतिहासिक रचनाओं में, जीवन परक ऐतिहासिक रचनाओं में बुद्ध चरित अश्वघोष, ठीक है, बौद्धों की रामायण बोलते हैं इसे। लेकिन इसमें दोस्तों आपको बता दें, ये जो अश्वघोष है, इन्होंने पहली सदी ईस्वी का कुषाण वंश के समय का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी क्या है उन्होंने उसका वर्णन किया है। किसमें? बुद्ध चरित्र में। भगवान गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र है, लेकिन इसमें क्या है, ये कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी मिलती हैं। बाणभट्ट जो 7वीं सदी में पुष्पभूति के बंधन साम्राज्य के सबसे महान शासक हर्षवर्धन क्या थे दोस्तों, ये दरबारी कवि थे। और चूंकि अपने यहाँ मध्य प्रदेश सोन नदी के किनारे विंध्य पर्वतों के पास रहते थे ये, और वहाँ उनके दरबार में भी थे। इस कहाँ से इन्हीं के नाम से एक अपने यहाँ का डैम भी बना है, सोन नदी पर बाण सागर डैम बना है, जो आपका शहडोल जिले में पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हर्षचंद्र के लिए 3 नाटक भी है आपके, ये नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, 3 नाटक भी हर्षवर्धन के हैं। और यहाँ आपको यहाँ याद कर लेना है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित पुस्तक क्या लिखी थी। ये गद्य साहित्य लिखने का एक बहुत अच्छा प्रयास माना गया है इसमें प्राचीन भारत में। आइए दोस्तों, नव साहसांग चरित के लेखक हैं पद्मगुप्त। और ये पद्मगुप्त बता दें दोस्तों आपको, ये जो हाँ परमार वंश का इतिहास लिखते हैं, मुनि के समय थे। और वहाँ एक सिंधुराज राजा हुए हैं, सिंधुराज की उपाधि थी नव साहसांग, तो उनका उन्होंने चरित्र चित्रण लिखा है। और इस पुस्तक में परमार वंश का दोस्तों क्या है, बहुत ही अच्छा क्या है आपका ये इतिहास है। तो नव साहसांग चरित्र के लेखक कौन है? पद्मगुप्त है। और ऐतिहासिक काव्य लिखने का क्या है आपका, ये महाकाव्य लिखने का ये क्या है, पहला प्रमाण आपका क्या है मिलता है। चलिए, विक्रमांकदेव चरित्र ये दोस्तों 12वीं सदी की किताब है। और ये आपको कल्याणी के चालुक्य वंश के जो विक्रमादित्य षष्ठ है, 6वें हैं, उनके दरबार में रहते थे। कौन? बिल्हड़ रहते थे। उन्होंने विक्रमांकदेव चरित्र क्या है दोस्तों पुस्तक लिखी है। फिर आ जाए रामचरित संध्या का नंदी। ये दोस्तों 11वीं-12वीं सदी की पुस्तक है। ये एक राजा हुए हैं रामपाल, पाल वंश के राजा हुए हैं। रामपाल के दरबारी कवि थे संध्या का नंदी, उन्होंने रामचरित लिखा था। और उस समय कैवत एक जनजाति थी, उसने विद्रोह किया था। तो कैवत जनजाति के विद्रोह को क्या है ये दबाया था रामपाल ने। और रामपाल की तुलना श्री राम से करके उन्होंने क्या है एक रामचरित क्या है पुस्तक लिखी। और दोस्तों आपको बता दें, इस पुस्तक में जो पाल वंश है, पाल वंश को समुद्र पुत्र कहा गया है। समुद्र का पुत्र क्या है आपका ये पाल वंश को क्या है दोस्तों कहा गया है। फिर आ जाए पृथ्वीराज विजय। ये चौहान वंश के एक महान शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं, जो आपके मोहम्मद गौरी से हारे थे, उनके बारे में आपका ये है। फिर पृथ्वीराज आशो दोस्तों, ये चंद्रबदाई पृथ्वीराज चौहान के बारे में और चौहान वंश के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी दोस्तों पुस्तक है। इसमें मुस्लिम आक्रमण का ही वर्णन है, किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष युद्ध मोहम्मद गौरी से हुआ था। ये आपके तराइन के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध आदि का इसमें वर्णन है। इतिहास का आखिरी स्वयंवर का भी दोस्तों इसमें जो वर्णन है, जो संयोगता का स्वयंवर हुआ था और कन्नौज के राजा जयचंद ने जो किया था, उसमें भी इसमें वर्णन है। पृथ्वीराज दासों में चंद्रबदाई ने दोस्तों आपको बता दें, ये जो पृथ्वीराज चौहान वंश के तीसरे राजा थे, इसका उसका पूरा नाम क्या होता है? पृथ्वीराज तृतीय चौहान। इनको आपको बता दें, चंद्रबदाई ने राय पिथौरा कहा है। उनका क्या कहा है इस किताब में? राय पिथौरा कहा है। बहुत अच्छी पुस्तक है आपकी, ये प्रशस्ति ऐतिहासिक रचना है आपकी ये। चलिए दोस्तों, आलाखंड जगनिक की है। और जगनिक आपको बता दें, ये आला उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है, जो आपके एक चंदेल वंश के राजा हुए हैं परमादित्य देव। उस समय मुस्लिम आक्रमण भी हुआ था अपने यहाँ। परमादित्य देव शासक हुए हैं। उनके 2 सेनापति थे, भाई थे आला और उदल, जो बुंदेलखंड के आपके एक बहुत ही अच्छे क्या है आपके ये अनुयायी माने जाते हैं। बुंदेलखंड में लोग इनको बहुत अच्छे मानते हैं और वीर आपका सेनापतियों में गिनती आती है आला और उदल। तो आला और उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन है आला खंड में। किसने किया है? जगनिक ने दोस्तों क्या है आपका किया है। और आला उदल विश्व का सबसे बड़ा गेय काव्य, गाया हुआ काव्य भी दोस्तों क्या है आपका ये माना जाता है। अब आइए दोस्तों, कुमारपाल चरित
ये दोस्तों किसकी है, ये आपको बता दें ये हेमचंद की है। किसकी है, हेमचंद की है। दोस्तों आपको बता दें हेमचंद की एक पुस्तक क्या है, 12वीं सदी में एक परिशिष्ट प्रबंध भी है आपकी ये, और ये चालुक्य वंश का दोस्तों क्या है, इसमें इतिहास है। इसको दयाशव काव्य भी क्या है आपका ये बोलते हैं, लेकिन आपको कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल के बारे में लिखा है। चालुक्य वंश यानी कि गुजरात के सोलंकी वंश का क्या है दोस्तों, इसमें ये इतिहास है। ये बहुत अच्छी क्या है दोस्तों ये पुस्तक है। तो हमारे ख्याल से दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने कोशिश की है कि सभी पुस्तकों के बारे में जो परीक्षाओं में अधिकांश क्वेश्चन आते हैं, और दोस्तों यहाँ आपको बता दें, हम आपको गारंटी देते हैं कि लगभग परीक्षाओं में आने वाले इन किताबों से संबंधित हमने आपको 95% बातें तो बता दी हैं। अब थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेपर सेट लगाने होंगे। पेपर सेट लगाने से आपके थोड़े से कनेक्शन क्या है दोस्तों और मिल जाएंगे, और जैसे कनेक्शन मिलेंगे आप पढ़ोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ था और शुक्ला सर ने कुछ आपको क्या है ये बताया था। तो दोस्तों आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और जब आपको अच्छा लगा होगा तो स्वाभाविक है आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश दें कि इसी प्रकार हम क्या है आगे बढ़ते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये धर्मित्र साहित्य क्या होता है समाप्त होता है, और हमें इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।